हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फॉरम शाह। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं चाइनीज़ डैप ट्रैप के बारे में। कई लोगों ने सुना होगा चाइनीज़ डैप ट्रैप क्या होता है। चाइना जैसी कंट्री है जो अपने से वीक कंट्री होती है, उनको उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन देती है, और फिर अगर वो कंट्रीज़ इतना लोन में फंस जाती है कि वो उनको पे नहीं कर पाती, और चाइना उसका बेनिफिट लेती है अपने स्ट्रैटेजिक एक्सपांशन के लिए। और इस चीज़ का बेनिफिट चाइना अपने फेवर में ले रहा है। वो ये सारी स्मॉल कंट्रीज़ को प्रेशराइज कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि वो उनके फेवर में कुछ बोले या डिसीजन ले, ताकि चाइना को उसका बेनिफिट मिले। ये चाइनीज़ डैप ट्रैप में कई सारी कंट्रीज़ फंसी हुई हैं, जैसे कि श्रीलंका है, थाईलैंड है, इथोपिया है। ऐसी कई सारी कंट्रीज़ फंसी हुई हैं चाइनीज़ डैप ट्रैप में। ये डैप ट्रैप क्रिएट करने वाला चाइना आज खुद ही वो डैप ट्रैप में फंस चुका है। उसका मेन रीज़न है एवरग्रांड क्राइसिस। ये एवरग्रांड क्राइसिस क्या है, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, और उससे इंडिया को बेनिफिट है या नुकसान है, आज हम ये वीडियो में यही देखेंगे। रिसेंटली एवरग्रांड कंपनी ने चाइनीज़ गवर्नमेंट को अप्रोच किया हेल्प के लिए, क्योंकि एवरग्रांड कंपनी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको रन नहीं कर पा रही है, और अपना जो लोन का अमाउंट है वो रीपे नहीं कर पा रही है। एवरग्रांड कंपनी वो चाइनीज़ कंट्री की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसके अंडर 1300 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, और 38 लाख से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर ये कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी का डेब्ट में फंसना ये एक काफ़ी बड़ी बात है चाइनीज़ जैसी कंट्री के लिए। चाइना का जो टोटल जीडीपी का इनकम है, उसमें 30% इनकम जो आता है वो रियल एस्टेट सेगमेंट से आता है, और रियल एस्टेट सेगमेंट में इतना बड़ा क्राइसिस होना ये चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बट क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे। एक टाइम ऐसा था जब चाइनीज़ गवर्नमेंट रियल एस्टेट लोन को बहुत इजीली अप्रूव करती थी। रियल एस्टेट कंपनीज अलग अलग सिटीज़ में अपने लैंड्स खरीद के प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स बना रही थी। प्रॉब्लम ये था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट एवरग्रांड कंपनी के लिए कोई लिमिट्स ही नहीं छोड़ा था। वो कंपनी को लोन के ऊपर लोन दे रही थी, और कंपनी का जो डेब्ट अमाउंट है वो इंडियन करेंसी में बात करें तो ऑलमोस्ट 22 लाख करोड़ के अराउंड हो चुका है, जो हम बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेब्ट हो सकता है। और कंपनी ने ऑलमोस्ट 130 बैंक से लोन लिया है, और कंपनी का जो डेब्ट है वो एवरी डे करोड़ों में बढ़ रहा है। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, बट जैसे ही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट लोन के ऊपर कुछ लिमिट्स लाना शुरू कर दिए, तब से एवरग्रांड जैसी कंपनी, जिन्होंने अपनी लिमिट से ज़्यादा ऑलरेडी लोन उठा चुके थे, तो अभी उनको नेक्स्ट लोन मिलना काफ़ी इम्पॉसिबल था। ये कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हो गया। इसके लिए जो कैश फ्लो है कंपनी का वो आना ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए कंपनी ने एक वेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम बाहर निकाला। ये वेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर जो इन्वेस्ट करता है उसको कंपनी ऑलमोस्ट 8 to 12% इंटरेस्ट देती है, जो एफडी के मुकाबले कई ज़्यादा था। ये कंपनी है वो एक काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, और फॉर्च्यून 500 के अंडर आती है। उसी के ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर कई सारे इन्वेस्टर ने कंपनी के जो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर इन्वेस्ट किया, और कंपनी ने जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने लगे। उसके कारण नए जो इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पहले की तरह वापस एक ट्रैक के ऊपर आने लगा। लास्ट 1 ईयर में चाइना कंट्री में रियल एस्टेट में डाउनफॉल आना शुरू हो चुका था।
सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो कंपनी के जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स थे वो हैवीली डिस्काउंट देने के बाद भी बिक नहीं रहे थे, और जो नए प्रोजेक्ट्स थे उनको शुरू करने के लिए कैश फ्लो नहीं था कंपनी के पास, और जो वेल्थ मैनेजमेंट वाले हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी पे नहीं कर पा रही थी। सो कंपनी के लिए यहाँ से एक डाउनफॉल आना शुरू हो चुका था। बैंक के पैसे ऑलरेडी फंसे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके भी पैसे फंसे हुए हैं, वेल्थ इनकम वाले हैं जो इन्वेस्टर हैं उनके पैसे फंसे हुए हैं, कई सारे लोग हैं जिनकी जॉब को ऑलरेडी खतरा बना हुआ है। सो क्या ये सिचुएशन में चाइनीज़ गवर्नमेंट ये कंपनी को हेल्प करेगी? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इतनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी का इतना बुरा हाल कैसा हुआ? तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जब कंपनी का अच्छा टाइम चल रहा था तब कंपनी ने कभी लोन रीपे के लिए कभी नहीं सोचा और ओवर डाइवर्सिफिकेशन किया। कंपनी ने ऐसे कई सारे 1000 करोड़ रुपीस अपने यूज़लेस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए, जैसे कि कंपनी ने फुटबॉल टीम खरीदा, फिर कभी फुटबॉल का स्कूल ओपन किया, फुटबॉल का स्टेडियम ओपन किया, थीम पार्क ओपन किया, फूड एंड ब्रेवरेजेस के बिज़नेस के ऊपर पैसे लगाए, मिनरल वाटर का प्लांट खरीदा। सो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कंपनी ने यूज़ किए, बट उसमें से कंपनी को कुछ बेनिफिट्स नहीं हुआ, और ऊपर से कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी पैसा निकाल रहे थे। कंपनी ने जो लास्ट ईयर प्रॉफिट किया था उससे डबल डिविडेंड अमाउंट डिक्लेयर किया, और जो डिविडेंड का मोस्ट ऑफ द हिस्सा है वो प्रमोटर्स को ही जाता है। सो इसी तरह प्रमोटर्स अपना पैसा निकाल रहे थे कंपनी में से। ये सिचुएशन सिर्फ एवरग्रांड कंपनी का नहीं है। चाइना में ऐसी रियल एस्टेट कई सारी कंपनी है जिसका सेम सिचुएशन है, और कई कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैंक करप्सी के लिए ऑलरेडी फाइल कर चुकी हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना का एवरग्रांड क्राइसिस 2008 के लेमन ब्रदर्स के जितना बड़ा हो सकता है? आंसर इज़ नो। ये यूएस का क्राइसिस नहीं है। अगर ये यूएस का क्राइसिस होता तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता, बट ये चाइनीज़ का क्राइसिस है, और चाइना की जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कभी अलाउ ही नहीं किया फॉरेन इन्वेस्टर को अपनी इकोनॉमी में एंटर करने के लिए। ये सिर्फ एक चाइना को इम्पैक्ट कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, बट वो मेटल सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि चाइना एक काफ़ी हैवी इंपोर्ट करता है मेटल सेगमेंट में। अगर हम इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना की जो जीडीपी है वो हैवीली डिपेंडेंट है रियल एस्टेट सेगमेंट के ऊपर। अगर चाइना में रियल एस्टेट में क्राइसिस आ सकते हैं तो चाइना के जो इकोनॉमी है वो हैवीली इम्पैक्ट होगा और वीक हो जाएगा। ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा। ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव है। आई होप कि मैंने जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की हो वो आपको हेल्पफुल रही होंगी, और आपके फ्रेंड्स या फैमिली में ऐसा कोई है जो ये सिचुएशन के बारे में नेगेटिव है या पैनिक हो रहा है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इन डेप्थ नॉलेज मिले ये सिचुएशन के रिलेटेड। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी भी और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।